हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 11वीं में नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें 7.1 अध्याय दिया हुआ है। इसमें बताया गया है साम्य अवस्था के बारे में। साम्य अवस्था पढ़ना है हम लोग को। तो साम्य अवस्था किसमें स्थापित होगा? उत्क्रमणीय प्रकार की अभिक्रिया में स्थापित होता है, और जब अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाता है तब उस स्थिति में साम्य स्थापित होता है। तो जो प्रकृति है उसमें अनेक प्रकार की घटनाएं हमारे चारों तरफ घटती रहती हैं। इसमें से जो कुछ अभिक्रियाएं रहती हैं अनुत्क्रमणीय प्रकृति की रहती हैं, माने कि एक ही दिशा में होती है। जैसे झरनों से क्या होना, जल का ऊपर से नीचे की ओर गिरना। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो हमेशा नीचे की ओर ही गिरता है। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हों उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया रहता है उसको अग्र दिशा में होता है, उसके बाद उसको विपरीत दिशा में भी कराया जा सकता है। माने कि उसमें अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों को कराना संभव रहता है। तो जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है उसके लिए एक बंद बर्तन हम लोग लेते हैं और उसमें क्या करेंगे, पानी लेंगे। पानी को एक निश्चित ताप पर गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो क्या होगा, पहले जो है अभिकारक या जल का सांद्रण घटेगा, क्योंकि पानी गर्म होकर के वाष्प बनेगा तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी और वाष्प के रूप में जल के अणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। तो वाष्प धीरे धीरे बढ़ता है और पानी का मात्रा कम होते जाता है। लेकिन कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं तो पानी का मात्रा और वाष्प का मात्रा दोनों बराबर हो जाएगा और दोनों के बीच एक ऐसी अवस्था स्थापित हो जाती है जिसमें किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं होती है। माने ना तो वाष्पन होगा न तो संघनन होगा, दोनों की दर बराबर हो जाएगी। तो उस अवस्था को ही बोला जाता है साम्य अवस्था। तो तंत्र की वह अवस्था जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है साम्य अवस्था या साम्य की अवस्था कहलाती है। इसको जो है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। यह अवस्था क्या होती है, डायनेमिक होती है, माने गतिशील रहती है, स्थिर अवस्था नहीं होती है। माने कि अग्र अभिक्रिया भी होती रहती है और पश्च अभिक्रिया भी धीरे धीरे होता रहता है, लेकिन दोनों का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, दर है, एकदम समान रहने के कारण वह स्थिर सी प्रतीत होती है लेकिन स्थिर नहीं होती है। अभिक्रिया रुकती नहीं है बल्कि दोनों दिशाओं में समान वेग से चलती रहती है। अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें आगे की ओर रिएक्शन होगा उसको बोलेंगे अग्र अभिक्रिया, और पीछे की ओर जब रिएक्शन होगा विपरीत दिशा में तो उसको बोलेंगे पश्च अभिक्रिया। अग्र अभिक्रिया को बोला जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन और पश्च अभिक्रिया को बोला जाता है बैकवर्ड रिएक्शन। तो अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र और प्रतीप अभिक्रिया की जो दर है समान होती है वही स्थिति क्या कहलाती है, साम्य अवस्था या फिर इक्विलिब्रियम स्थिति या इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगा। यह जब घटित होता है जो तंत्र के सभी गुण जो गुण रहते हैं सिस्टम के अंदर जो भी पाया जाएगा वह गुण उस अवस्था में स्थिर अवस्था में रहते हैं। जो अभिक्रिया कितनी हो चुकी है इस आधार पे जो साम्य अवस्था है उसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में सबसे पहला आता है वह अभिक्रिया जिसमें अग्र अभिक्रिया जो है थोड़ी ज्यादा मात्रा में हो चुकी रहती है तथा अभिक्रिया लगभग पूर्ण होने के नजदीक होती है। माने अग्र अभिक्रिया ज्यादा हो जाए रहेगा और पश्च अभिक्रिया का मान वहाँ पे कम रहता है और अभिक्रिया पूर्णता की स्थिति में पहुंच चुकी रहेगी। इसके कारण जो अभिकारक है उसका सांद्रण कम बचेगा और उत्पाद का जो सांद्रण है वह ज्यादा रहेगा, क्योंकि अग्र अभिक्रिया ज्यादा हुई रहती है। तो जो अभिकारक का सांद्रण है
वह लगभग नगण्य स्थिति में वहाँ पे शेष रहता है और प्रायोगिक रूप से उसको नापना या फिर उसकी पहचान करना कठिन काम रहता है या मुश्किल रहता है। दूसरा आता है वे अभिक्रियाएं जिसमें जो प्रतीप अभिक्रिया है या विपरीत दिशा में चलने वाली जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो ज़्यादा मात्रा में हो जाया रहता है, जिसके कारण जो रासायनिक अभिक्रिया है लगभग अग्र दिशा में जो अभिक्रिया रहती है वह पूरी नहीं हुई है जैसा लगता है और पीछे वाली जो अभिक्रिया है वो ज़्यादा मात्रा में पूरा हो जाएगा। इस अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट है उसका मात्रा बहुत कम रहेगा, क्योंकि पीछे की ओर अभिक्रिया होगी तो जो प्रोडक्ट है फिर से रिएक्टेंट का निर्माण करने लगेगा और उत्पाद से अभिकारक बनना शुरू हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में जो अभिकारकों की पूरी मात्रा साम्य अवस्था में अपरिवर्तित रहती है, माने कि साम्य अवस्था के समय जो अभिकारक की मात्रा रहेगी वह अपरिवर्तित या बिना परिवर्तन के वहाँ पे पाया जाता है। तीसरा अभिक्रिया आता है इसमें वह अभिक्रिया जिसमें जो साम्य अवस्था रहेगा उसमें अभिकारक और क्रियाफल दोनों के सांद्रण एक दूसरे के तुलनात्मक रूप में पाए जाएंगे। इस प्रकार से जो साम्य अवस्था है उसमें 3 प्रकार की अवस्था पाई जाती है जब अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों होते रहते हैं उस स्थिति में। अब यहाँ पे साम्य अवस्था है उसको भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के प्रक्रम रहेंगे या फिर दोनों प्रकार का जो अभिक्रिया पाया जाएगा चाहे वो भौतिक हो या रासायनिक, दोनों में साम्य अवस्था स्थापित हो सकता है। भौतिक प्रक्रम में अगर देखेंगे तो जो ठोस रहेगा उसका गलना या फिर जो द्रव रहेगा जल रहेगा उसका वाष्पित होकर के वाष्प रूप में बदलना, ये सभी भौतिक साम्य कहलाते हैं या उसको बोला जाता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया रहेगा उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होंगी और उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। उस स्थिति में जो साम्य स्थापित होगा उसको बोलते हैं रासायनिक साम्य या केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखते हैं कि भौतिक परिवर्तनों में साम्य, तो जो भौतिक परिवर्तन है इसमें साम्य को 3 प्रकार से बताया गया है। पहला है ठोस से द्रव में परिवर्तन, इसको पिघलना भी बोला जाता है। माने कि ठोस रूप में किसी पदार्थ रहेगा कोई पदार्थ, जब वह पिघल करके द्रव रूप में आता है तो उसको बोलेंगे पिघलना, और यह मेल्टिंग पॉइंट या फिर गलनांक पर होता है। तो यह पहला भौतिक प्रक्रम का साम्य अवस्था, और इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें होगी उसी में इस प्रकार का साम्य पाया जाएगा। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दोनों दिशाओं में तीर के निशान के द्वारा दर्शाते हैं। दूसरा आता है द्रव से गैस में भौतिक साम्य स्थापित होना। यहाँ पे कुछ भी द्रव लेंगे जैसे जल या फिर कोई सा भी लिक्विड लेते हैं वो वाष्पित होकर के गैस में परिवर्तित हो जाएगा, और इस स्थिति में दोनों की जो अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का रेट समान हो जाएगा, तो वहाँ पे साम्य स्थापित होगा। तो ये हो गया दूसरा भौतिक साम्य का प्रकार, इसको वाष्पीकरण भी बोला जाता है। तीसरा यहाँ पे जो साम्य स्थापित होता है उसमें ठोस से ठोस रूप में कोई पदार्थ है तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा। कोई पदार्थ ठोस रूप में है तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें जब रेट ऑफ रिएक्शन अग्र अभिक्रिया का और पश्च अभिक्रिया का इक्वल हो जाएगा तो इसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन की साम्य अवस्था, और यह अभिक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के भौतिक साम्य पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है ठोस द्रव साम्य को। तो सबसे पहले इसको देखना है ठोस द्रव साम्य। तो ठोस द्रव साम्य में क्या होता है कि गलनांक या फिर हिमांक इसमें
विशिष्ट रूप से पाया जाता है और यह उस निकाय के लिए समान होता है। माने कि एक वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर ठोस या द्रव की दोनों अवस्थाएं साम्य अवस्था में उपस्थित होती हैं, उस पदार्थ का गलनांक या फिर हिमांक कहलाएगा। यहाँ पे ठोस लेंगे तो वह अपने गलनांक या फिर मेल्टिंग पॉइंट पे द्रव में परिवर्तित हो जाएगा और द्रव में बदलने के बाद यह जो द्रव है अपने हिमांक ताप पर आकर के फिर से ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। माने इधर जो ताप लगेगा उसको बोलेंगे गलनांक और पश्च अभिक्रिया में जो ताप लगता है उसको बोलेंगे हिमांक। तो यहाँ पे गलनांक और हिमांक दोनों का मान एक दूसरे के बराबर रहेगा। तो इसके लिए जो दाब लेते हैं उसको एक वायुमंडलीय दाब लेंगे। तो वही जो ताप है एक वायुमंडलीय दाब पर जो साम्य स्थापित करने के लिए आवश्यक होगा उसी को बोलेंगे गलनांक और हिमांक का ताप। यहाँ पे जो जल लेते हैं, वाटर लेंगे जब, तो उसको 1 atm दाब और 273 केल्विन टेम्परेचर। 273 केल्विन माने कि ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब लिया जाता है तो बर्फ ठोस अवस्था में रहता है और द्रव रूप में आ जाएगा और लिक्विड रूप में जो रहता है वो फिर से यहाँ पर ठोस रूप में आ जाता है। बर्फ को पहले बर्फ के रूप में लेंगे तो 273 केल्विन टेम्परेचर या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर में जब लेते हैं तो यहाँ पे जो सॉलिड रूप में रहेगा और लिक्विड में आ जाएगा और लिक्विड से फिर सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर भी एक प्रकार का भौतिक साम्य स्थापित होगा। अब इन दोनों प्रावस्थाओं के बीच जो साम्य अवस्था रहता है वह गतिक प्रकार का रहेगा। माने एक दूसरे में परिवर्तन जो होगा वो धीमी गति से चलते रहता है, स्थिर नहीं होगा, धीरे धीरे चलता ही रहेगा। इस प्रकार से इसमें गतिक प्रकार की साम्य अवस्था पाई जाएगी। और मुक्त ऊर्जा जो परिवर्तन होता है, मुक्त ऊर्जा को हम लोग डेल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्री एनर्जी या फिर मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन है यहाँ पे उसका मान 0 पाया जाता है। और जो तंत्र होगा इस अभिक्रिया को जिस पात्र में करवाएंगे उसको तंत्र बोलेंगे। तो वह जो तंत्र है वह बर्फ और जल का तंत्र कहलाता है। बर्फ जल तंत्र रहेगा, उसके लिए जो डेल जी का मान है या फिर फ्री एनर्जी में परिवर्तन का जो मान है उसका मान 0 पाया जाता है। दूसरी अवस्था आती है द्रव और गैस की साम्य अवस्था। द्रव और गैस की साम्य अवस्था में देखेंगे तो जो जल रहता है वो पहले वाष्पित होगा और वाष्पित होने के बाद वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। अब जो वाष्प है उसको जब ठंडा करेंगे तो फिर से द्रव रूप में बदल जाता है। तो इन दोनों के बीच जो साम्य अवस्था स्थापित होगा तो उसको बोलेंगे द्रव गैस साम्य अवस्था। और इसके लिए जो सिस्टम या फिर निकाय लेंगे या जो पात्र लेंगे जिसमें अभिक्रिया होगी उसको बोलेंगे द्रव गैस तंत्र या फिर जल वाष्प तंत्र। इसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी इसको बोलते हैं। जब द्रव से गैस बनेगा तो गैस को वाष्प बोलेंगे और इसलिए इसको वाष्पीकरण बोलते हैं। अब जब वाष्प है, वाष्प से फिर द्रव बनता है तो उसको संघनन बोलेंगे। तो पहले इसमें होता है वाष्पन, अग्र अभिक्रिया में वाष्पन होगा और पश्च अभिक्रिया देखेंगे इसमें तो संघनन की क्रिया होती है। तो जब इसमें भौतिक साम्य स्थापित होगा उस स्थिति में वाष्पन की दर बराबर संघनन की दर, माने दोनों की दर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और यहाँ पर साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगा। तो साम्य अवस्था में जो भी टेम्परेचर यहाँ पे लगाया जाता है वह उस स्थिति में
जो द्रव रहेगा उसका वाष्प दाब का मान या प्रेशर का मान स्थिर रहता है, और द्रव की मात्रा जो भी लिक्विड लेंगे पात्र में, उसकी मात्रा जो पात्र या फिर सिस्टम लेंगे उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है। वाष्प दाब साम्य अवस्था में स्थिर ताप पर द्रव के वाष्प दाब पर डाला गया दाब रहता है। वाष्प दाब कहने का मतलब है कि जब साम्य स्थापित होगा उस स्थिति में जल से जो वाष्प बनेगा वह वाष्प द्रव के ऊपर एक प्रकार से प्रेशर डालता है, दबाव डालता है। वही दाब क्या कहलाता है? वाष्प का दाब या फिर वाष्प दाब कहलाता है। यहाँ पे मैनोमीटर में वाष्प दाब को नापते हैं, तो जो मैनोमीटर रहता है उसमें यू नली लिया जाता है। इस प्रकार से एक नली रहती है। यहाँ पे सबसे प्रारंभिक अवस्था में जब लेंगे इस नली को, तो यहाँ पे मैनोमीटर लगा रहता है। ये हो जाएगा मैनोमीटर, और इसमें लिक्विड लेते हैं या फिर जल को लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो जल है H2O लिक्विड रूप में रहता है, और यही H2O यहाँ पे गैस रूप में आएगा। तो जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें यू नली लिया जाता है, और यू नली के दोनों भुजाओं को पारे के स्तर के अंतर के आधार पर यहाँ पे वाष्प दाब का निर्धारण कर लेते हैं, और जो भी यहाँ पे वाष्प दाब आता है उसको साम्य वाष्प दाब कहते हैं। तो इस प्रकार से एक यू आकार वाली नली लेंगे, तो इसमें पहले यहाँ पे प्रारंभिक अवस्था में जल लिए रहते हैं, धीरे धीरे ये वाष्पित होगा और यहाँ पर से वाष्प बनना शुरू होगा। तो प्रारंभिक अवस्था में जब वाष्प नहीं बने रहता है तब यहाँ पे मैनोमीटर की जो भी रीडिंग है उसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे रीडिंग नहीं दिखाता है क्योंकि वाष्प दाब का मान यहाँ पे 0 रहेगा, वाष्प यहाँ पे एब्सेंट है। धीरे धीरे जब इसमें वाष्पन की क्रिया शुरू होती है और यहाँ पे वाष्प बनता है, तो वाष्प बनने के बाद ये जो वाष्प द्रव के ऊपर अपना दबाव डालेगा, उसी दबाव को बोलते हैं वाष्प दाब, या फिर इसको कैपिटल P से दर्शाएंगे। तो जब ये वाष्प दाब यहाँ पे डालेगा, जिसके कारण इस नली में जल का स्तर इधर बढ़ते हुए जाएगा, इस पे दाब डालेगा तो ये वाला जो लिक्विड है नली से होकर के इधर आएगा और नली का स्तर इधर बढ़ते जाएगा, और जो वाष्प दाब है उसकी रीडिंग इस मैनोमीटर में दिखाएगी। तो उसको नोट करके यहाँ पे वाष्प दाब का निर्धारण किया जाता है। अब जो तीसरी अवस्था है भौतिक साम्य की, उसमें आता है ठोस और गैस की अवस्था। इस अवस्था को ऊर्ध्वपातन भी बोलते हैं। जो ठोस रहेगा, ठोस अवस्था में कोई पदार्थ है तो वह बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन की क्रिया। और यहाँ पे जो भौतिक साम्य स्थापित होगा उसको बोलेंगे ठोस गैस भौतिक साम्य। तो इसमें इस प्रक्रिया में जो अमोनियम क्लोराइड, कपूर, आयोडीन, बेंजोइक अम्ल, ये सभी ऊर्ध्वपातन की क्रिया दर्शाते हैं। यहाँ पे जब आयोडीन को लेंगे तो ये आयोडीन ठोस रूप में रहता है और बिना द्रव रूप में आए हुए इसको खुला छोड़ेंगे तो ये आयोडीन गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार जो कपूर, बेंजोइक अम्ल या फिर अमोनियम क्लोराइड, ये सब भी ऊर्ध्वपातित होकर के ठोस रूप से सीधे किसमें आ जाएंगे? वाष्प रूप में आ जाते हैं। तो इसके बीच जो भी साम्य अवस्था पाया जाएगा
उसको बोलेंगे ठोस गैस साम्य अवस्था। इसमें जब एक बंद नलिका में ठोस आयोडीन को रखते हैं तो आयोडीन को किस में रखेंगे, इस आयोडीन को एक बंद नलिका के अंदर रखेंगे और उसको गर्म करते हैं तो जो आयोडीन रहती है ठोस रूप में पहले रहेगा तो वाष्प रूप में क्या होता है, ऊर्ध्वपातित होना शुरू हो जाता है। तो जो पूरा पात्र, जो भी पात्र जिसमें आयोडीन को लिए हैं वह पात्र या नली बैंगनी रंग की वाष्प से भर जाती है। आयोडीन की वाष्प का जो कलर है वो बैंगनी कलर का रहता है, जिसके कारण ठोस से जब वो वाष्प रूप में आएगा तो पूरे पात्र की नली है किस रूप में भर जाएगी, बैंगनी कलर से भर जाता है। और समय के साथ साथ जो रंग है, बैंगनी कलर की तीव्रता है वह बढ़ती हुई जाती है। कुछ समय बाद एक बार बढ़ते बढ़ते उसका कलर बढ़ते हुए जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, जो रंग की तीव्रता है, जो बढ़ रहा था कलर उसका डार्क होते जा रहा था, और बढ़ना उसकी तीव्रता रुक जाता है और रुकने के बाद वह स्थिर हो जाएगा, माने कि और नहीं बढ़ता है, स्थिर हो जाएगा। उसके बाद यह अवस्था साम्य अवस्था, जब वह स्थिर होता है वह अवस्था वहाँ पे आयोडीन के ठोस रूप और आयोडीन के वाष्प रूप के बीच के साम्य अवस्था को प्रदर्शित करता है। और जो साम्य अवस्था है उसको इसी रूप से प्रदर्शित करेंगे जहाँ आयोडीन ठोस और यह साम्य का चिन्ह और आयोडीन गैस के या वाष्प के रूप में यहाँ पे पाया जाएगा। अब इसके बाद दिया है ठोस का द्रव में और गैस का द्रव में विलय होने पे साम्य अवस्था। इसको अगली क्लास में देखेंगे, अभी के लिए बस यहीं तक।